Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. The topic which I am going to discuss with you is pyloric stenosis. As the name indicating pyloric stenosis, pyloric means pylorus and pylorus is the part of the stomach, lower stomach का part है हमारे पास pylorus और उसका जो है वो obstruction और narrowing हो जाती है which leads to the hypertrophy or the hyperplasia of that area और जिसकी वजह से जो है जो स्टमक के जो कंटेंट है वो आगे इंटेस्टाइन में मूव नहीं कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. इन डिटेल में आपको बताऊंगी इस वीडियो लेक्चर में. सो स्टार्ट विद द टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. Pyloric stenosis is defined as narrowing or obstruction of the lower portion of the stomach. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो part of the stomach जो नॉर्मल एनाटॉमी है, एसोफेगस, देन स्टमक, देन ड्यूडेनम. सो पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो हमारे पास पाइलोरस पोर्शन होता है आफ्टर द स्टमक एंड स्टार्ट फ्रॉम द ड्यूडेनम, वहाँ पे वो पोर्शन जो है वो एनलार्ज हो जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ की नैरोइंग हो जाती है इंटरनल मसल्स की और जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो भी कंटेंट आगे पास ऑन करना है, ईटिंग कंटेंट, फूड कंटेंट जो हम इंजेस्ट कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, वो वहाँ से आगे पास ऑन नहीं हो पाता है एंड दैट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम स्टमक इनटू इंटेस्टाइन एंड इट इज़ कॉज ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द सर्कुलेटरी मसल्स जो होती हैं स्टमक की, तो उनका वहाँ पे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया हो जाता है. नेक्स्ट, इंसिडेंस एंड इटियोलॉजी. जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है अगर हम उसको देखें, इट अकर्स टिपिकली इन इन्फेंट बिटवीन 2 to 8 वीक ऑफ एज. मीन्स जब उनका ये हमारे पास जेस्टेशनल एज के टाइम पे भी ये चीज़ें थोड़ा सा होना शुरू हो जाती हैं और 1 in 500 to 1000 लाइव बर्थ, जैसे बच्चे लाइव बर्थ इसका इंसिडेंस रेट है कि जितने इतने लाइव बर्थ हैं उसमें से 1 बेबी को पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ होता है एंड 5 times मोर इन बॉयज़ देन गर्ल्स इसका इंसिडेंस रेट है. कोई सच कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो हम ले सकते हैं कि हाँ जेनेटिकल हिस्ट्री किसी की रही हो या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे रहे हों ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ द मदर की उनका जो है वो प्रॉपर हेल्थ मेंटेन ना किया हो, न्यूट्रिशन का ध्यान ना रखा हो. देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द फीटस इनसाइड द मदर वोम. सो वो सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिस्क उनके साथ लिया गया है कि मे बी दोज फैक्टर्स वर समवेयर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ child with having this pyloric stenosis. Then pathophysiology. The intrinsic or extrinsic obstruction of the pyloric channel or duodenum usually ऐसा हो जाता है and then उसकी वजह से intermittent symptoms जो हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं until जो obstruction है वो complete ना हो. पाइलोरिक स्टेनोसिस जो वहाँ पे नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो कंप्लीट है, पार्शियल है, कितना पोर्शन पे है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं. तो वो पहले तो सिम्टम थोड़े कम कम होंगे, ज़्यादा सीवियर तब होगा अगर वो जो स्टेनोसिस हुई है वो कंप्लीट ब्लॉक कर दिया है एंड दैट लीड्स टू द वॉमिटिंग विच इज़ वन ऑफ द कार्डिनल सिम्टम, इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे हम नोट कर सकते हैं. एंड इनिशियली बेटर टॉलरेंस टू द लिक्विड्स. पहले बच्चा लिक्विड चीज़ें भी ले लेता है, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में, फिर धीरे धीरे वो भी स्टॉप कर देगा. इन अ लेटर स्टेज सिग्निफिकेंट वेट लॉस ड्यू टू पुअर कैलोरिक इंटेक एंड माल न्यूट्रिशन इज़ अ लेट साइन. तो स्टार्टिंग से वजह से धीरे धीरे उसका इंटेक हो रहा है, कम चीज़ें खाएंगे, खाने के लिए मना करते हैं, तो उनका धीरे धीरे वेट लूज होना शुरू हो जाएगा. देन वो लेटर ऑन एक माल न्यूट्रिशन का साइन शो करेंगे, वेरी प्रोफाउंड इन द पेशेंट्स विद द कॉन्कोमिटेंट मैलिग्नेंसी. And then continuous vomiting may lead to dehydration and electrolyte abnormalities क्योंकि वो कुछ भी कंटेंट बॉडी में जा रहा है तो आगे पास ऑन नहीं हो पा रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वॉमिट आउट हो जा रहा है. सो दैट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट abnormalities. When obstruction persists may develop significant and progressive gastric dilatation. जब ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी टाइम तक रहेगी देन इट विल डेवलप प्रोग्रेसिव गैस्ट्रिक डायलिटेशन, तो वो वहाँ पे और डायलेट हो जाएगा एंड द स्टमक इवेंचुअली लूजेस इट्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी. तो स्टमक का जो कॉन्ट्रैक्टिंग का जो पावर उसका है वो लूज़ करना शुरू कर देगा एंड अनडाइजेस्टेड फूड अकोमुलेट्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन एंड कॉन्स्टेंट रिस्क फॉर द एस्पिरेशन निमोनिया. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स.
Symptoms appears between 2 to 4 weeks of age, and initial presentation is regurgitation and non-bilous vomiting, जो बच्चे में हम देख सकते हैं, and which may occur both during and after the feeding। तो 2 to 4 weeks का बच्चा हो चुका है डिलीवर होके, और उस टाइम पे जब वो इनिशियली जो है वो धीरे धीरे कुछ रिगर्गिटेशन के साइंस शो करेगा, फिर देन लेटर ऑन धीरे धीरे हमें लगेगा कि वो आफ्टर फीडिंग के बाद ही वो नॉन बाइलस वॉमिटिंग को कर रहा है, वॉमिट आउट कर रहा है। वॉमिटिंग बिकम्स प्रोग्रेसिवली फोर्सफुल, क्योंकि पूरा प्रेशर से चीज़ें आ रही हैं, एंड अनटिल इट इज़ प्रोजेक्टाइल इन नेचर। In projective vomiting, the vomit is propelled several feet from the infant। तो काफ़ी प्रेशर से जब वो आएगी प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग में, तो कंटेंट बहुत दूर जाके गिरते हैं। एंड इट इज़ द characteristic feature of pyloric stenosis, and vomitus contains gastric content, mucus and streaks of blood, but does not contain the bile। सो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया कि पायलोरिक स्टेनोसिस हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कंटेंट रीबैक मतलब वो रिगर्गिटेट हो रहा है और वो बैक फ्लो हो रहा है, और थ्रू द एसोफेगस वो उसके बच्चे के माउथ से चीज़ें आउट हो रही हैं। इन्फेंट सीम्स टू बी हंग्री, क्योंकि सेल हंगर तो अभी भी है, ठीक है, सेल तक वो ऑब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, चीज़ें इंटेस्टाइन तक पहुंची ही नहीं। ऑब्जॉर्व होता तो वो बॉडी को सर्कुलेशन में जाता थ्रू द ब्लड, वो पूरा सर्कुलेट करता उसके सेल्स को, बट वो नहीं हुआ। सो इन्फेंट सीम्स टू बी हंग्री, एंड अदर सिम्टम्स इंक्लूड वेट लॉस, पुअर वेट गेन, डिहाइड्रेशन, लेस बॉवल मूवमेंट, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ स्टूल। Next is a diagnostic evaluation, how we can diagnose that this particular child is having this problem which is known as pyloric stenosis। with the help of जो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको हम केयरफुली अगर एग्जामिन करें तो समवेयर वो चीज़ें रिवील करते हैं कि हाँ बच्चे को जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लाइक दिस। सो केयरफुल फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ फॉर्म और लाइफ साइज्ड मास इन द एपिगैस्ट्रियम, एंड इन सीवियरली मालनरिश्ड जो इन्फेंट होंगे उनमें एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी, जो हम देख सकते हैं। एंड पेरिस्टाल्सिस वेव्स में बी सीन पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फीडिंग। बेरियम मील एक्सरे स्टडी हम कर सकते हैं विच रिवील्स द नैरोड पायलोरस, जो होगा वो शो होगा उस बेरियम मील एक्सरे में लाइक दिस, ऐसे आपको शो होगा पूरा एरिया। बाकी जो नॉर्मल है वो नॉर्मल तरीके से, जो अब नॉर्मलिटी है एज दिस एरोज इंडिकेटिंग दैट दिस पर्टिकुलर रीजन इज नैरोड। सो ये पायलोरिक स्टेनोसिस यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट कम टू द मैनेजमेंट। फर्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में इट इज़ ट्रीटेड इन 2 स्टेजेस। इनिशियली हम फ्लूइड्स जो एज यूजुअल मेडिकल पोर्शन में देंगे उसको इंटरवीनियसली टू ट्रीट फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, और जो बच्चे को हुआ तो उसका जो बॉडी का जो एक नॉर्मल केमिस्ट्री को वो रिस्टोर कर सके, उसके इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको रिस्टोर कर सके, तो उसके लिए हम उसको फ्लूइड्स देंगे। एंड पाइलोरोमियोटोमी हम करेंगे इज फॉलोड, और फ्रिडेट Ramstead surgery is performed, the name of the procedure, and this surgery helps in opening tight muscles of that particular region pylorus that cause narrowing। तो जो वहाँ पे सर्कुलर जो मसल्स की जो नैरोइंग हुई है, जिनका जो कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे उस एरिया पे हुआ है, उन टाइट मसल्स को हमें इस सर्जरी की हेल्प से ओपन आउट करना है लाइक दिस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ए और बी दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितना पोर्शन पे वो डिफेक्ट हुआ है। अगर बहुत कम रीजन पे नैरोइंग हुई है तो वो पोर्शन हम कट करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस जैसे ए पार्ट में हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा पोर्शन को हुआ है तो वो पोर्शन वहाँ से कट करके फिर इसको डायरेक्ट एक जैसे बिल्कुल आई शेप में इसको साथ में ही इसको पेस्ट कर देते हैं, मतलब फिक्स करते हैं, स्टिच आउट करते हैं स्टमक के पोर्शन के साथ ड्यूडेनम को। Next is the nursing management. Pre-operative nursing management, in that we have to observe and record the vitals and note and record the vomitus and the stool, stop oral feeds and administer IV fluids, give small frequent feeds, and wake the infant daily to find the degree of dehydration, and maintain the strict intake and the output chart. In post-operative nursing care, observe for the sign of complications, manage pain, provision of adequate fluid and nutrition, parental education and follow-up after the surgery.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक पायलोरिक स्टेनोसिस। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।